चाहिए। Today's topic is sovereignty and I'm Sumbal Shehzad। सबसे पहले हम देख लेते हैं sovereignty की definition, ठीक है, ये होती क्या है। और as I've said पीछे टॉपिक्स में जो है कि आपको किसी एक फिलोसोफर की या दो फिलोसफर्स की डेफिनेशन याद करनी होती है वर्ड टू वर्ड, और आपने उसी तरह उसको कोट करना होता है जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो, ठीक है, तो इट विल गिव यू गुड मार्क्स। तो सोवरेनिटी क्या है? अल्टीमेट पावर है, ठीक है, और जो इस अल्टीमेट पावर को होल्ड करता है उसे सॉवरन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है सुपरेनस, ठीक है। इसका मतलब होता है सुपर पावर या सुपीरियर पावर, ठीक है। सुपरेनस का मतलब होता है सुपर पावर और सुपीरियर पावर। सिंपली इसका क्या मतलब है कि कोई भी बंदा जिसके पास या पावर लॉ बनाने की, ठीक है, या रूल करने की इफेक्टिवली, कि लोग उसको माने भी, ठीक है, वो लॉ बनाए और वो लॉ इम्प्लीमेंट करे और लॉज को एग्जीक्यूट करने की पावर भी उसके पास है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें मैकियावेली ने भी दिया, थॉमस हॉब्स ने भी दिया, जॉन लॉक ने भी दिया अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरीज में, ठीक है, मोंटेस्क्यू ने भी दिया। तो ये थ्योरिसिस्ट थे जिन्होंने हमें ये कंसेप्ट दिए, फिलोसोफर्स थे, ठीक है। बॉर्डिन क्या कहते हैं? बॉर्डिन एक फिलोसफर है, उन्होंने बात की है सोवरेनिटी के बारे में कि सुप्रीम पावर है, ठीक है, स्टेट की सिटीजन्स के ऊपर, ठीक है, जो सिटीजन्स को कंपेल करती है, ठीक है, या सब्जेक्ट्स को कंपेल करती है कि वो लॉज को माने, ठीक है, और लॉज के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? सोवरेनिटी सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर द सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय द लॉ। और जो सोवरेनिटी होती है ना, उस वो लॉ से ऊपर होती है, वो कानून से ऊपर होती है, ठीक है, उसको कोई चीज चैलेंज नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है वाला भी, ये क्या कह रहे हैं? सोवरेनिटी इज सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। सोवरेनिटी क्या है? स्टेट की सुप्रीम विल है जो सबके ऊपर प्रिवेल करेगी। अभी हमने डेफिनेशन देखी, आई नो कि थोड़ा सा कंसेप्ट ना एब्स्ट्रैक्ट सा है तो समझ नहीं आती, हम आगे चलते हैं तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सोवरेनिटी के एस्पेक्ट्स क्या है? इसकी दो एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनल सोवरेनिटी, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। अब इंटरनल सोवरेनिटी में क्या है कि कोई भी बंदा, ठीक है, कोई इंसान या ग्रुप, ठीक है, मतलब किसी भी स्टेट में जो रह रहा है वो इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल in every state has the final legal authority, ठीक है, to command and enforce obedience। एक इंसान है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके पास फाइनल लीगल अथॉरिटी है कि वो अपनी कमांड दे भी सकते हैं और मतलब ओबीडियंस को इन्फोर्स भी करा सकते हैं अपनी, ठीक है। This sovereignty exercises its absolute authority over all the individuals, association और ग्रुप्स विद इन द स्टेट। अब वो कह रहे हैं कि ना एक इंसान है या ग्रुप ऑफ पीपल है, उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो कमांड जारी भी करे और लोगों को उस कमांड के लिए, मतलब उसको इन्फोर्स करने के लिए, उस कमांड को इन्फोर्स करने के लिए, ओबीडियंस को इन्फोर्स करने के लिए जो है वो भी उसके पास पावर है, ठीक है। अब ये जो है ये सोवरेनिटी, ये इंटरनल सोवरेनिटी जो स्टेट के अंदर जितने भी लोग होंगे, ग्रुप्स होंगे, सबके ऊपर प्रिवेल करेगी, ठीक है। सबको इसके आगे झुकना पड़ेगा, सबको इसकी कमांड माननी पड़ेगी और उसको बे करना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का सिर्फ ये मतलब है कि जो मेरी स्टेट है ना, या जो स्टेट है वो किसी और स्टेट के अंडर नहीं आती, ना उसके गुलाम है, अपने फॉरेन अफेयर्स खुद देख सकती है, अपनी मिलिट्री एग्रीमेंट्स खुद देख सकती है, अपनी ट्रेड ट्रीटी सब कुछ खुद करेगी। कोई दूसरी स्टेट उसको डिक्टेट नहीं करेगी, ना पावर का यूज करके उसको कुछ करने के लिए कह सकती है, ठीक है। अदरवाइज इट कैन मतलब क्या कह लो कि जंग हो सकती है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है ये एक दफा रीड कर लेते हैं। स्टेट इज सब्जेक्ट टू नो अदर अथॉरिटी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंपल्शन ऑन पार्ट ऑफ अदर स्टेट, ठीक है। स्टेट जो है किसी भी अथॉरिटी के अंडर नहीं आ रही और हर तरह की कंपल्शन से दूसरी स्टेट को मानने से या उनके ओबे करने से, उनके कमांड्स को oblige करने से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और हर इंडिपेंडेंट स्टेट, एवरी इंडिपेंडेंट स्टेट रिजर्व्स द अथॉरिटी टू हैव ट्रेड ट्रीटीज, मिलिट्री एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा।
एंड एवरी इंडिपेंडेंट स्टेट इज फ्री टू ज्वाइन एनी पावर ब्लॉक, ठीक है। अब जैसे कोल्ड वॉर में 2 पावर ब्लॉक्स बने हुए थे, कम्युनिज्म का, कैपिटलिज्म का। तो जैसे पाकिस्तान अगर एक सॉवरेन स्टेट है तो वो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन उसने अमेरिका को ज्वाइन किया, ठीक है। तो कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता था कि आप रशिया वाले ब्लॉक में जाओ, ठीक है। और अपनी फॉरेन पॉलिसी भी डिटर्मिन कर सकती है, ठीक है। नो अदर स्टेट कैन इंटरफेयर इन द एक्सटर्नल मैटर ऑफ द स्टेट, ठीक है। कोई और स्टेट नहीं बता सकती एक स्टेट को कि उसने क्या करना है अपने फॉरेन अफेयर्स को लेके। नेक्स्ट, सोवरेनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही। अगर आप इसको फैलाना भी चाहो तो आप फैला सकते हो, आप फैला लें, फाइन। वी हैव 6 कैरेक्टरिस्टिक्स राइट हियर ऑफ सोवरेनिटी। फर्स्ट क्या है, परमानेंस है, देन एक्सक्लूसिवनेस है, देन कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, देन इनएलियनेबिलिटी, इनएलियनेबिलिटी, देन एब्सोल्यूटनेस एंड इंडिविजिबिलिटी। एक और भी आता है जिसे कहते हैं ओरिजिनलिटी, वो भी बता दूंगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परमानेंस। परमानेंस क्या है, जब तक एक स्टेट मौजूद है ना, सोवरेनिटी मौजूद रहेगी। सोवरेनिटी को एक स्टेट से अलग नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट है। लेकिन जो गवर्नमेंट है ना, वो परमानेंट नहीं होती, वो आती जाती रहती है। तो सोवरेनिटी आती जाती नहीं रहती, सोवरेनिटी को सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता। वो तब तक कायम रहेगी जब तक एक स्टेट कायम रहेगी, और जब स्टेट का वजूद खत्म हो जाएगा तो स्टेट की सोवरेनिटी भी नहीं रहेगी। या समझ लें कि स्टेट की सोवरेनिटी नहीं है तो मतलब स्टेट ही नहीं है। एक्सक्लूसिवनेस, अब एक्सक्लूसिवनेस क्या है कि स्टेट जो है ना, स्टेट के साथ कोई दूसरा बंदा या इंसान इस चीज को शेयर नहीं कर रहा होता, सोवरेनिटी को स्टेट की अपनी होती है, ठीक है। इट इज नेवर शेयर्ड बाय, ठीक है, इट विद एनी अदर अथॉरिटी और ग्रुप। सोवरेनिटी जिसकी है उसी की है, स्टेट की है तो स्टेट की है, अंदर कोई ग्रुप या अथॉरिटी की सोवरेनिटी नहीं होती, ठीक है। तो 2 सॉवरेन्स नहीं हो सकते, अदरवाइज क्या है, लड़ाई वगैरह हो सकती है, मतलब सॉवरेन्स 2 आपस में लड़ेंगे तो फिर एक ही सॉवरेन रह जाएगा ऑब्वियसली। देन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का क्या मतलब है कि स्टेट के अंदर जो भी बंदा है ना, जो भी बंदा है, स्टेट की सोवरेनिटी सब पे प्रिवेल करती है, एक जितनी। कोई भी स्टेट के रेट को चैलेंज नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो फिर उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। ट्रीजन चार्जेस लगते हैं, स्टेट की सोवरेनिटी को अगर आप चैलेंज करें तो द स्टेट इज ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, एंड इट्स सोवरेनिटी इज एप्लीकेबल टू ऑल, चाहे अब मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड पावर स्टेटस, चाहे वो कितना ही अमीर है, कितना ही पावरफुल है, सब पे उसकी सोवरेनिटी लागू होगी। स्टेट के अगेंस्ट या उसकी सोवरेनिटी के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकता। देन है इनएलियनेबिलिटी। इनएलियनेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो सोवरेनिटी है ना, आप उसको उसके सोर्स से, जिसकी है, उससे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे स्टेट की सोवरेनिटी आप स्टेट से अलग नहीं कर सकते, और फिर आप अगर स्टेट से अलग कर दोगे ना तो आप ये नहीं सोच सकते कि स्टेट वजूद में, मतलब स्टेट बाकी रहेगी। अगर आपने सोवरेनिटी को स्टेट से अलग कर दिया तो स्टेट खत्म हो जाएगी, ठीक है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, अदरवाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट विल बी एंडेड। स्टेट रहेगी ही नहीं सोवरेनिटी अगर खत्म होगी तो, ठीक है। हो सकता है कि अगर सोवरेनिटी किसी स्टेट की खत्म हो जाए तो वो किसी और स्टेट का पार्ट बन जाएगी, ठीक है, किसी और स्टेट के अंदर चली जाएगी, हो सकता है उसका प्रोविंस बन जाए, लेकिन स्टेट नहीं रहेगी अगर सोवरेनिटी नहीं रहेगी, ठीक है। सोवरेनिटी क्या है, लाइफ एंड सोल है स्टेट का। अगर सोवरेनिटी है तो स्टेट है, सोवरेनिटी नहीं है तो स्टेट भी नहीं है। देन क्या है, एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस क्या है कि सॉवरन जो है ना, ऑल इन ऑल होता है, इसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये किसी लॉ को आंसरेबल नहीं होता। सॉवरन, ये सोवरेनिटी, ठीक है, सबसे सुपीरियर है, ठीक है, सबसे सुपीरियर है, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी अथॉरिटी की कोई लिमिट नहीं होती, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने क्या लिखा है, इट मीन्स नो लीगल पावर इज विद इन और आउटसाइड द स्टेट सुपीरियर टू इट, ठीक है। स्टेट सबसे ऊंची है, स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर कोई ऐसी पावर नहीं है जो स्टेट से ऊंची हो, ठीक है। देन क्या है, द अथॉरिटी ऑफ द सॉवरन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिटेशन। कोई स्टेट पे एक्सटर्नली या जो सॉवरन अथॉरिटी है उस पे एक्सटर्नली या इंटरनली कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती। देन क्या है हमारे पास, इंडिविजिबिलिटी। लाइक मैंने बात की थी कि एक्सक्लूसिव है, शेयर नहीं होती है। इंडिविजिबिलिटी भी तकरीबन वही चीज है कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते,
अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो सोवरेनिटी खत्म हो जाएगी. Fine. I think I am clear by now. It can be said that if the sovereignty is not absolute, then the state cannot exist. अगर sovereignty absolute नहीं है और divide हो गई है 3-4 लोगों में, ठीक है, या ग्रुप्स में, तो अब क्या है, जब sovereignty divided है तो state ही exist नहीं करेगी, sovereignty ही खत्म हो जाएगी उस state की. Fine. If divided, then more than one state will come into being. अब जहां जहां सोवरेनिटी है, जिस जिस टेरिटरी की अपनी सोवरेनिटी है, तो वहां वहां नई स्टेट बन जाएगी. आई होप आई एम क्लियर बाय नाउ. देन एक मैंने बताया था कि एक और करेक्टरिस्टिक है 7, जिसमें मैंने बताया ओरिजिनलिटी. तो ओरिजिनलिटी में यही होता है कि जो स्टेट है ना, उसी से सोवरेनिटी बन रही होती है. ठीक है, उस ओरिजिनल पावर स्टेट की है सोवरेनिटी, वो किसी और की नहीं है. ठीक है, स्टेट होगी तो सोवरेनिटी होगी. फाइन, तो ओरिजिनलिटी ये है. देन हमारे पास टाइप्स है सोवरेनिटी की. टिचुलर, डिफेक्टो, de jure, लीगल, पॉलिटिकल, पॉपुलर, नेशनल. टिचुलर सोवरेनिटी या टिचुलर सॉवरन क्या होता है? इट इज सॉवरन बाय नेम. ठीक है, जस्ट वो नाम का सॉवरन है, उसको रियल पावर जो है वो कोई और एक्सरसाइज कराता है उस सॉवरन के नाम पे. ठीक है, टिचुलर इज फ्रॉम मतलब टाइटल से वर्ड निकला टिचुलर. अब रियल पावर इसके पास मतलब होती है, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करता. इसके नाम पे कोई दूसरा बंदा इसकी अथॉरिटी को प्रैक्टिस कर रहा होता है. जैसे कि इन पाकिस्तान हमारे पास प्रेसिडेंट है, वो टिचुलर सॉवरन है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनकी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, कोई भी बिल पास होता है तो उस पर प्रेसिडेंट दस्तखत करते हैं, लेकिन क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर हर चीज को देख रहे होते हैं. जस्ट लाइक ब्रिटेन क्वीन, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज की. फाइन, तो अथॉरिटी किसी एक की होती है और कोई दूसरा उसको प्रैक्टिस कर रहा होता है. तो अथॉरिटी नॉमिनली एक बंदे के पास है, तो उसे हम टिचुलर सॉवरन कहते हैं. नेक्स्ट क्या है? डिफेक्टो सॉवरन. अब ये भी कुछ इसी तरह की चीज है. इसमें क्या है? द सॉवरेनिटी इज रिलेटेड टू एन अथॉरिटी who has the power to make its will prevail. ठीक है, अब क्या है कि एक अथॉरिटी है जिसको सोवरेनिटी दी गई है. ठीक है, अब ये क्या है, ये सॉवरन जो है ये लॉज बना सकता है और अपनी विल जो है उसको प्रिवेल कर सकता है, लेकिन इसकी सोवरेनिटी इज नॉट एक्सेप्टेड बाय लॉ. लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता. लॉ में कोई और बात लिखी है, लेकिन रियलिटी में कोई चीज है और. फाइन, तो ये स्टेट के लॉ में प्रेजेंट नहीं होती डिफेक्टो सोवरेनिटी. अब मैं इसकी एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे अगेन पाकिस्तान में क्या है, डिफेक्टो सॉवरन कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है, लेकिन सारी पावर को एक्सरसाइज कौन कर रहा है? हमारे जो है वो क्या नाम है उनका, प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो इन रियल जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है चीजों को, वो डिफेक्टो है, और मतलब उसको लॉ नहीं कह रहा. लॉ में नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ये सारी चीजें करेगा, लेकिन प्रैक्टिस में ये है. फाइन, डिफेक्टो मीन्स रियल. द पर्सन practices the power of the real sovereign but is not the real one. Fine, के खुद तो वो सॉवरन है, हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिस में वो सॉवरन है, लेकिन रियल पावर किसी और पे लाई कर रही होती है. अब रियल पावर किसके पास है? डिजोरे सॉवरन के पास है. ठीक है, दिस इज द रियल सॉवरन. डिफेक्टो डिजोरे ये साथ साथ ही आते हैं. डिफेक्टो वो होता है जो हमें नजर आ रहा होता है कि ये काम कर रहा है, लेकिन डिजोरे क्या है? लॉ उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, डिजोरे सॉवरन को. दिस इज द रियल सॉवरन एक्सेप्टेड बाय द लॉ. ठीक है, डिफेक्टो को लॉ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा है पावर की. लेकिन डिजोरे प्रैक्टिस कर रहा है उस पावर को, लेकिन लॉ सॉरी डिजोरे क्या है, लॉ में लिखा हुआ है कि ये बंदा प्रैक्टिस करेगा पावर को, लेकिन रियल सॉवरन नहीं है. सही. यूजुअली इट डज नॉट प्रैक्टिस इट्स सोवरेनिटी. अब लॉ में तो लिखा है, लेकिन ये खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता. डिफेक्टो रूलर प्रैक्टिसेस द पावर ऑफ द डिजोरे सॉवरन. डिजोरे के पास लॉ ने पावर लिख दिया कि जी प्रेसिडेंट के पास ही सारी ताकतें होगी, लेकिन प्रैक्टिस कौन कर रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर. तो डिजोरे सॉवरन क्या है? हमारे प्रेसिडेंट. और डिफेक्टो कौन है? प्राइम मिनिस्टर.
तो 1922 में मसोलिनी थे, वो क्या थे, डिफेक्टो रूलर थे, रियल सॉवरन थे। और डिजोरे रूलर कौन था, इटली का वो जो किंग था उस टाइम पे, विक्टर मैन्यूअल। सही है, सारी पावर उसके पास थी बाय लॉ, लेकिन प्रैक्टिस कौन कर रहा था, डिफेक्टो रूलर मतलब मसोलिनी। हालांकि लॉ में नहीं लिखा था कि मसोलिनी प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक समझ आई? मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है कंसेप्ट, लेकिन आपको समझ आई? लीगल सोवरेनिटी। नेक्स्ट क्या है, लीगल सोवरेनिटी। दिस सोवरेनिटी क्या है, लाइज विद द बॉडी हु कैन मेक लॉज। अब लीगल इज फ्रॉम लॉज, ठीक है, लॉ से निकला है। तो अब वो बॉडी जो लॉ बनाती है उसकी सोवरेनिटी क्या होगी, लीगल सोवरेनिटी होगी। अब लीगल सोवरेनिटी हैज लीगल पावर टू इशू द फाइनल कमांड। इट मे बी practiced by a person or a body of people। अब इस चीज में क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं या एक इंसान हो सकता है। वो क्या करेगा, उसके पास पावर है, लीगल पावर है कि वो फाइनल कमांड को इश्यू करे, ठीक है, और लोग उसे मानेंगे भी, मतलब वो लॉज बना सकता है। अब पाकिस्तान में लॉ बनाता कौन है, हमारे पास पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसके पास लीगल सोवरेनिटी है, वो लीगल सोवरेनिटी को प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट क्या है, इट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट अंडर दिस द लॉ ऑफ द स्टेट। अच्छा मैंने डबल डबल लिख दिया, अंडर दिस द लॉ ऑफ द स्टेट एट्रीब्यूट्स द फाइनल अथॉरिटी। ठीक है, अब लीगल सोवरेनिटी को कौन प्रैक्टिस कर रहा है, हमारा लेजिस्लेचर, और लॉ इस चीज की इजाजत देता है। ठीक है, लॉ इस चीज की इजाजत देता है कि जो हमारा लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग का काम करेगा। तो जो है फाइनल अथॉरिटी को स्टेट का लॉ भी एक्सेप्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर द अथॉरिटी टू इशू एंड इन्फोर्स द लॉ। ठीक है, इशू भी कर रहे हैं और इन्फोर्स भी कर रहे हैं, दीज लॉज इज कॉल्ड द लीगल अथॉरिटी। फाइन, ये लीगल अथॉरिटी, हमारे पाकिस्तान में लेजिस्लेचर इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा होता है, लीगल अथॉरिटी को। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी। अब स्टेट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ग्रुप ऑफ द पीपल है और लोगों की विल है और सो और चीजें हैं जो लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इस चीज को हम कहते हैं पॉलिटिकल सोवरेनिटी। ऑल द इन्फ्लुएंसेस इन अ स्टेट व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द लॉ मेकिंग। ठीक है, जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं जो लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हो सकता है प्रेशर ग्रुप्स हो, पब्लिक ओपिनियन हो, मैस मीडिया हो, तो ये सब कुछ क्या है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, ये सब पॉलिटिकली सॉवरन है। ठीक है, एंड द पीपल ऑफ द स्टेट ओबे इट, और इन सब चीजों को ओबे करते हैं पीपल ऑफ द स्टेट। क्या है ये, पॉलिटिकल अथॉरिटी या पॉलिटिकल सोवरेनिटी। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इन्फ्लुएंसेस बिहाइंड द लॉज ऑफ द स्टेट। अब स्टेट का लॉ बनाने में जो भी असुर मौजूद हैं, लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन सबको हम पॉलिटिकल सोवरेनिटी कहेंगे। ठीक है, डाइसी ने क्या बात की, द बॉडी इज पॉलिटिकली सॉवरन। ठीक है, अब वो बॉडी पॉलिटिकली सॉवरन होगी, द विल ऑफ विच इज अल्टीमेटली ओबेड बाय द सिटीजंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, पॉलिटिकल सॉवरन वो बॉडी होगी जिसकी विल अल्टीमेटली स्टेट में प्रिवेल करेगी, लोग उसको ओबे भी करेंगे। ठीक है, अब नॉर्मली पॉलिटिकली सॉवरन हम सब लोग होते हैं, हमारी मर्जी से कानून बनता है। ठीक है, हमारी मर्जी से वो जो इलेक्टोरेट्स आते हैं, लेजिस्लेचर में बैठते हैं, हम उन्हें लेकर आते हैं। ठीक है, फिर वो हमारे बिहाफ पे लॉज बनाते हैं। फाइन, तो ये पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये पॉलिटिकल सोवरेनिटी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान इलेक्टोरेट आर द पॉलिटिकल सॉवरन, वो जो सब लोग वोट डालते हैं, इलेक्टोरेट्स हैं, वो सब पॉलिटिकली सॉवरन होते हैं, बिकॉज इन लॉन्ग टर्म इट इज द विल इज ऑलवेज, इट इज इट्स विल दैट इज ऑलवेज इन्फोर्स्ड। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो इलेक्टोरेट्स हैं वो पॉलिटिकली सॉवरन होते हैं क्योंकि उन्हीं की विल प्रिवेल करती है। नेक्स्ट क्या है, पॉपुलर सोवरेनिटी। अब पॉपुलर सोवरेनिटी में क्या है, इट इज द सोवरेनिटी ऑफ पीपल। काफी सारे लोगों जब जमा हो जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, अब चाहे वो इलेक्टोरेट है जो वोट डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता, डाल रहा है, नहीं डाल रहा, सब लोग, वो सब लोग स्टेट में मौजूद सब लोग वो सॉवरन है।
पॉपुलर सोवरेनिटी। अब ये डॉक्ट्राइन क्या कहता है? ये कहता है कि ना सुप्रीम पावर जो है वो लोगों में लाई करती है। हालांकि आप देखते हैं कि जो स्टेट है वो लोगों ने बनाई है, ठीक है, और स्टेट में जो लोग मौजूद है वो ही गवर्नमेंट को लेकर आते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में स्टेट क्या है? वो लोग हैं जो स्टेट के अंदर रह रहे हैं। एक्चुअली में एक टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं वो एक्चुअली में स्टेट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी उनकी सोवरेनिटी होनी चाहिए, उनकी जो क्या कह लें कि सुप्रीम विल होनी चाहिए। हाँ जी, जो रूसो ने कंसेप्ट दिया था वो तकरीबन यही था, ठीक है। अब क्या है, दीज आर द पीपल हुज कंसेंट मेक एंड सस्टेन द गवर्नमेंट। अब इनकी अगर जैसे हम लोग हैं, अगर रिवोल्ट पे उतर आए और सड़कों पे उतर आए और कहें कि भाई ये जो गवर्नमेंट है इस्तीफा दे और घर जाए, तो फिर कौन है जो गवर्नमेंट को रोक सकता है घर जाने से? ठीक है, तो लोगों की विल है। अगर ये कंसेप्ट लॉक ने भी दिया था और उसने भी दिया था कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को अकाउंटेबल है और लोग उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, और अगर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही तो लोग रिवोल्ट कर दे और वो घर जाए, क्योंकि लोग सॉवरन है। ये स्टेट है जो लोगों ने बनाई है, ठीक है। इट इज द पीपल हु डिसाइड एज हाउ टू एडमिनिस्टर द मशीनरी ऑफ द स्टेट शुड वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट शुड वर्क। लोग देखेंगे कि अब स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो क्या काम कर रही है, उसे कैसे काम करना है, ठीक है। अब ये डॉक्ट्राइन सबसे पहले हमारे पास देखा है कि मोनार्की के अगेंस्ट रूसो ने दिया था, ठीक है, लॉक ने भी दिया था। और रूसो ने तो ये कहा था कि जी जनरल विल है, जनरल विल का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था ये जनरल विल जो होती है कॉमन विल्स पे सब पे प्रिवेल कर जाती है, ठीक है। ये सोवरेनिटी है। वो जो जनरल विल का कंसेप्ट था उसी को सॉवरन किया था रूसो ने। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑल पावर लाइज विद द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज ओनली द सर्वेंट टू कैरी आउट द विल ऑफ द पीपल, ठीक है। तमाम जो ताकत है वो लोगों के हिसाब से है, लोगों में है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो इट्स लाइक जस्ट मेयर सर्वेंट, अवाम की मुलाजिम है, उनको अवाम की बेहतरी के लिए काम करना है उनकी मर्जी के मुताबिक। पॉपुलर सोवरेनिटी ये कहती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेशनल सोवरेनिटी। अब ये कंसेप्ट निकला था या दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लोगों ने, ठीक है। वहां जो लीडर्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उन्होंने ही दिया था। उन्होंने कहा था कि जो नेशन है ना, खुद एक जगह पे रहने वाली, एक टेरिटरी में रहने वाली और कॉमन आइडियाज और लैंग्वेज और कस्टम्स शेयर करने वाली नेशन है, वो सॉवरन है अपने मामलात में। क्योंकि वो जो नेशन स्टेट का तब कंसेप्ट बन गया था, एक स्टेट में जो रह रही है वो एक कौम है, और वो जो कौम है वो ही अपने मामलात में सॉवरन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है उस वक्त के बाद से भी कि नेशन एक सॉवरन है और फ्रांस में रहने वाले सारी फ्रेंच कौम है, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बात की ना कि जी नेशनल सोवरेनिटी कोई चीज है और जो नेशन है वो सॉवरन है, तो तब से ना उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज मौजूद है कि वो जब भी मतलब कोई लॉ पास होना होता है ना तो प्रेसिडेंट रेफरेंडम करवाता है, कि प्रेसिडेंट की मर्जी है वो किसी भी लॉ पे रेफरेंडम लोगों से करवा ले। अगर लोग उस लॉ पे रेफरेंडम में पॉजिटिव में ज्यादा चले जाते हैं तो वो लॉ पास हो जाता है। अगर लोग उसको मतलब नेगेटिव में ज्यादा चले जाए कि लॉ पास नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो क्या होता है, वो लॉ नहीं पास होता, ठीक है। तो ये एक तरह से ना उन्होंने एक फीचर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया नेशनल सोवरेनिटी की वजह से। लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, अ नेशन हैज द पावर टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर इट। नेशन अब खुद डिसाइड करेगी कि हमारे लिए क्या बेहतर है, एंड इट हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर इटसेल्फ। तो अब क्या होता है, नेशन खुद अपने लिए खुद लॉज बना लेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया रेफरेंडम करवाते हैं, तो चाहे लेजिस्लेचर ने पास किया मेजोरिटी से, लेकिन रेफरेंडम में अगर लोग पास नहीं करे, उसको प्रूफ नहीं करे, तो वो लॉ नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑस्टिन की थ्योरी है सोवरेनिटी पे। ऑस्टिन ने ना ये 5 पॉइंट्स दिए थे, फीचर्स दिए थे, और बताया था कि सॉवरन क्या हो सकता है, ठीक है। फीचर्स है उसके सोवरेनिटी के वाले से उसकी थ्योरी। कह रहे हैं कि ईच एंड एवरी सोसाइटी विल हैव अ सॉवरन पावर, ठीक है। इट मे बी अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ द पीपल। अब हर सोसाइटी में कोई एक सॉवरन पावर लाजमी होगी, ठीक है। ये सॉवरन पावर क्या है, सुप्रीम पावर है और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई चैलेंज करेगा तो वो सॉवरन पावर हो जाएगी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सब उसको ओबे करते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, अच्छा वही पॉइंट है कि तमाम लोग उसको ओबे करेंगे, लेकिन ये ओबे करना हैबिचुअल होगा,
लोगों की आदत होगी इसको पे करना, ना कि ओकेजनल के कभी कर लिया कभी नहीं किया। फिर क्या है, द पावर ऑफ द सॉवरन कैन नॉट बी डिविजिबल, के पावर जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती। फिर क्या है, नो वन कैन पुट लिमिट्स ऑन इट्स पावर, ठीक है, और एब्सोल्यूट है, वही वाली बात जो हमने फीचर्स में पढ़ी है कि पावर डिवाइड नहीं हो सकती, इसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही लिमिट लगा सकता है कि भाई सॉवरेन ये काम करे सॉवरेन ये ना काम करे, ठीक है, लिमिटलेस पावर है। फिर क्या है, एब्सोल्यूट पावर है, सारी ताकत इसकी है और कोई दूसरा सॉवरेन मौजूद है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल द लॉज विल बी द कमांड ऑफ द सॉवरेन पावर्स। अब जो भी सॉवरेन पावर है, यहाँ पे पावर्स नहीं लिखना था, पावर लिखना था, जो भी सॉवरेन पावर है वो जो भी कमांड देगी वो लॉज होंगे, ठीक है, वो कानून बन जाएगा। विदाउट दिस सॉवरेन पावर देयर विल बी नो लॉ। अगर उस सोसाइटी में कोई सॉवरेन पावर नहीं है तो वहां कोई कानून नहीं होगा, ठीक है, कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको सब ओबे कर रहे हैं, जो लॉ बनाएगी और फिर लोगों से ओबे भी करवाएगी और लोग उसे आदतन ओबे करेंगे, ठीक है, और उसकी पावर को कोई चैलेंज करने वाला मौजूद भी नहीं होगा। तो ये कुछ ऑस्टिन की थ्योरी थी सोवरेनिटी के बारे से, और हम देख रहे हैं कि ऑस्टिन ने भी मोर लेस वही बातें की हैं जो हमने पहले फीचर्स में पढ़ी है, वो गार्नर ने दिए थे फीचर्स, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड आई गेस, चैलेंजेस टू सोवरेनिटी। अब सबसे पहले क्या है, ये चैलेंजेस टू सोवरेनिटी मैंने बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया, आप सुन लें और लिख लीजिएगा। यूएन, सबसे पहले यूएन क्या है, सोवरेनिटी को चैलेंज करता है किसी भी स्टेट की, किस तरह, जैसे कि अपने फैसले इंप्लीमेंट करवाता है कि जी रेफरेंडम करवाना है या स्टेट को डिवाइड करना है, डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है, तो या रेजोल्यूशन वगैरह पास करके। और फिर इसकी अपनी एक फोर्स भी है यूएन की, पीस कीपिंग, मतलब कुछ इस तरह की है फोर्स। तो वो क्या करते हैं, वो स्टेट्स पे नजर भी रखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल है और जो भी यूएन के और डिफरेंट डिफरेंट इदारे हैं वो फिर देख रहे होते हैं और फिर स्टेट को प्रेशराइज भी करते हैं, फंडिंग दे के भी, कि आपने ये काम करने हैं जो हम कह रहे हैं अपने लोगों के लिए, ठीक है। तो सोवरेनिटी को एक तरह से, किसी भी स्टेट की सोवरेनिटी को यूएन बहुत ज्यादा चैलेंज कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोवरेनिटी। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे, जैसे कि सार्क है हमारे पास और एससीओ है, और इसके अलावा और मतलब इस तरह की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ईसीयू है, क्वाड है, मतलब काउंटलेस है, काफी सारी है, मेरे जहन में और नाम नहीं आ रहे। तो क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इनका कुछ होता है, चार्ट होते हैं, मैनिफेस्टो होता है, इनका अपना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके हिसाब से इन्होंने बताया होता है कि आपने जो है ट्रेड रखने हैं, फ्रेंडली रिलेशंस रखने हैं सारी कंट्रीज के साथ जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, और मतलब ट्रेड रखनी है, पीसफुल रिलेशंस, और किसी के साथ जंग नहीं करनी, टेरिटरी के अंदर मुदाखलत नहीं करनी। तो वो सारी चीज़ें जब कोई भी कंट्री उन ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेती है तो उसको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। फिर अब जब कंट्री जैसे ईयू है, बरतानिया क्यों निकल गया वहां से, क्योंकि वो ईयू जो था ना वो उसकी सोवरेनिटी को एक तरह से चैलेंज कर रहा था। बरतानिया को हर साल उसको पैसा भी देना पड़ता था ईयू को, फिर वहां से बहुत सारे लोग जो यूरोप से आते थे जॉब करने के लिए उन्हें रखना भी पड़ता था, फिर जो अपना बजट है उसमें फंडिंग भी करनी होती थी और भी चीजों के लिए पैसा रखना पड़ता था। तो क्या हो रहा था कि ये ईयू जो था ना ये यूके की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा था, और बहुत सारे लॉज थे जो ईयू से बनकर आते थे और यूके को वहां इंप्लीमेंट करने पड़ते थे, हालांकि वो नहीं चाह रहा होता था करना। तो अपनी सोवरेनिटी को समझने एक तरह से मेंटेन रखने के लिए वो इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया। नेक्स्ट ये जेंडर एम्पावरमेंट एंड सोवरेनिटी। अब जब ये जेंडर एम्पावरमेंट का क्या सीन है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो चाह रहे होते हैं कि जी जो जेंडर है उसको एम्पावर किया जाए, या लोग औरतें हैं उनको जॉब्स दी जाए, या एनजीओ काम कर रही होती हैं बहुत सारी। तो क्या करती है, ये स्टेट की रूट को चैलेंज कर रही होती है एक तरह से, ठीक है, सोवरेनिटी को चैलेंज कर रही होती है कि जी आप अपनी स्टेट में इस तरह के लॉज बनाए, औरतों के लिए वो हरासमेंट के केसेस जो आ रहे हैं उनके लिए लॉज बनाए, फिर और भी चीजें हो रही होती हैं। तो जेंडर एम्पावरमेंट के लिए जब हमें बैरूनी कंट्रीज प्रेशराइज कर रही होती है या अंदरूनी कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं तो वो भी एक तरह से स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है,
हेजेमोनिक डिजाइन ऑफ द सुपर पावर एंड सोवरेनिटी। अब हेजेमोनिक क्या होता है? हेजेमॉन वो बंदा होता है जो डोमिनेट होने की कोशिश करता है, या समझ लें वो कंट्री होती है जो डोमिनेट होने की कोशिश कर रही होती है दूसरी कंट्रीज पे, ठीक है। अब जो हमारी सुपर पावर्स हैं, स्पेशली हमारा तो अमेरिका ही है हेजेमॉन, तो वो क्या करता है, वो एक तरह से कंट्री को कंपेल करने की कोशिश करता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे चलो। अगर मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान की जंग में कूदना है तो कूदना है, पाकिस्तान की कोई सोवरेनिटी नहीं है फिर। अगर इंडिया को वो कह रहा है ईरान से तेल नहीं लेना तो नहीं लेना, इंडिया नहीं ले सकता, ठीक है। अब जो भी आंख दिखाएगा समझेंगे वो यूएसए के साथ जंग में है। तो जो सुपर पावर्स है ना उनका कुछ इस तरह का है कि जो हम कह रहे हैं वो करें। तो ये तो स्टेट की रिट को चैलेंज करने वाली बात है ना, उसकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी फिर वो मेंटेन नहीं रख सकता। अब जैसे अब पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है सीपैक को खत्म करने का, भाई हम क्यों करें, हम एक सॉवरेन स्टेट है, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएसए हमें क्यों बता रहा है कि हम ये करें हम ये ना करें, हालांकि हम सॉवरेन स्टेट है, लेकिन फिर हमें कुछ और चीजों में फंसा के वो अपनी मर्जी से फैसले लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमें ग्रे लिस्ट किया हुआ है आजकल में, काफी 2-3 साल होने लगे हैं। 2018 में गया था, 2018 में, अब 2020 एंड होने लगा। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन राइट्स एंड सोवरेनिटी। अब पता है स्टेट अपनी मर्जी से चल रही होती है, स्टेट हो सकता है कि मतलब स्टेट का अपना एक तरीका हो चलने का, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है तो फिर क्या होता है, स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज किया जाता है कि भाई ह्यूमन राइट्स के वाले से लॉज बनाए जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, या फिर हेल्थ सिस्टम का सारा सिस्टम देखा जाए कि क्या प्रोविजन है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली हम देख रहे थे कि मी टू की चल रही थी बहुत ज्यादा, क्या कह लें आप, मूवमेंट, ठीक है। तो वो एक तरह से औरतों को एम्पावर करना और राइट्स देना, और जो भी उनके अगेंस्ट केसेस आ रहे थे हरासमेंट के, तो उसको देखना, ठीक है। फिर जिन लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, जो घरों में औरतें हैं जिनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे या वायलेंस हो रही है, फिर उसके लिए क्या होता है कि स्टेट को चैलेंज किया जाता है कि भाई आप इनको राइट्स दें, आप इस तरह की लेजिस्लेशन पास करें कि इन्हें राइट्स मिले, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो ये सब भी सोवरेनिटी को एक तरह से हिट कर रहे होते हैं, चैलेंज कर रहे होते हैं। फिर ग्लोबल एंड सिविल सोसाइटी एंड सोवरेनिटी। अब ये जो बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, मतलब बाहर के प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं जो चाह रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में जेंडर इंडेक्स को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है, एनजीओज काम कर रही हैं, तो रफाही इदारे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना के, वीडियोज बना के, तो स्टेट को बेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सोवरेनिटी के लिए चैलेंजेस है, तकरीबन 6 हैं, और आई होप कि आप इस चीज पे डिटेल में लिख सकेंगे पेपर दौरान, ठीक है। तो